नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दंगल, डिबेट का वो शो जिसमें होती है जीवंत मुद्दों पर खास बहस। आज बहस का मुद्दा है कि क्या ममता के दिल्ली दौरे से नया खेला शुरू हो गया है। दिल्ली के 5 दिनों के दौरे के बाद ममता बनर्जी कल ही कोलकाता लौट गई हैं, लेकिन कई सवाल अपने पीछे छोड़ गई हैं। ममता ने लोकतंत्र के खतरे की दुहाई देकर 2024 के अपने प्लान से पर्दा हटाया, लेकिन उनके इसी दौरे ने विपक्ष की एकजुटता पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। आज इसी मुद्दे पर बहस होगी। क्या 2024 में ममता विपक्ष की बन सकेंगी धुरी? क्या बंगाल में खेला शुरू करने वाली ममता बनर्जी का खेला दिल्ली में भी चल सकेगा? क्या कांग्रेस समेत विपक्ष को ममता की ये नेतागिरी कबूल है? क्या मोदी के खिलाफ ममता सभी पार्टियों को एकजुट कर पाएंगी? ऐसे ही सवालों के साथ आज हम बहस करेंगे, लेकिन पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। हमने सोचा कि 2 महीना का अंदर एक बार आएंगे। ममता कोलकाता लौट गईं, लेकिन सियासी शगुफा छोड़ गईं। शुक्रवार को कोलकाता की फ्लाइट पकड़ने से पहले 2024 की उड़ान के लिए हर 2 महीने में दिल्ली की परिक्रमा करने का ऐलान कर दिया। अगर लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। तो लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ, दिस इज आवर स्लोगन। एंड लेट अस डू द वर्क फॉर फार्मर्स, लेबर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ एंड अदर ऑल्सो। फार्मर्स के लिए भी हमारा पूरा सपोर्ट है, रहेगा भी। हम पहले बात भी किया है। हमने सोचा कि 2 महीना का अंदर एक बार आएंगे। ममता का दिल्ली दरबार 5 दिनों तक सजा। इसमें उन्होंने अपने हिसाब से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गोटियां बिछाई। कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की, कभी केजरीवाल के दरवाजे पर जाकर गुलदस्ता भी भेंट कराई। इस बार मीडिया से भी उन्होंने खुलकर बात की, बताया उनके मन में क्या चल रहा है। पॉलिटिकल पर्पस में जो अपोजिशन को यूनिटी एक सब मिलके करेंगे तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। और हॉट लीडर को तो नहीं मिल पाया कि वो हाउस में, सेंट्रल हॉल में इज नॉट अलाउड अभी कोविड के लिए। तो लेकिन बहुत सारे लीडर के साथ मीट हुआ है। आई थिंक आउटकम इज गुड। लेट अस वर्क टुगेदर। 2024 की सतरंगी सियासत की फिजा बनाने वाली ममता को बीजेपी ने करारा जवाब दिया। उनके 2024 के आसमानी गुब्बारे में कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने सुई चुभो दी। दिल्ली उनका भी है, उनके बंगाल, पश्चिम बंगाल जैसे उनकी सरकार है, जहां पर कि जाओ तो हिंसा हो जाती है, पुलिस पकड़ लेती है, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, लोगों को आने नहीं दिया जाता है। वो यहाँ तो ऐसा नहीं है। खूब आइए, खूब जाइए। यूनाइटेड इंडिया का नारा, जो नारा 2019 में ब्रिगेड पैरेड में दिया, मैं भी उसकी साथ थी, एक साथ हाथ उठाया, कोई फायदा नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला जी भी था, बदरुद्दीन आजमल भी था, सब था, फायदा कुछ नहीं हुआ। आगे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी जी 400 सीट से भी ज्यादा लेकर फिर आएगा। हालांकि दिल्ली दौरे के दौरान ममता से शरद पवार की मुलाकात नहीं हुई तो विपक्ष की एकता पर भी सवाल उठे, लेकिन ममता ने कहा फोन पर बात हुई है और अगली बार दिल्ली दौरे पर मुलाकात होगी। पश्चिम बंगाल में शानदार जीत के बाद ममता के हौसले बुलंद हैं। ममता को लगता है कि जिस बंगाल मॉडल के जरिए मोदी और शाह की जीत के रथ को उन्होंने रोका, उसी रास्ते दिल्ली का दरवाजा भी पीएम मोदी के लिए 2024 में बंद किया जा सकता है। लेकिन ये बात ममता को भी मालूम है कि जब तक विपक्ष पूरी तरह लामबंद नहीं होता, तब तक ये काम आसान नहीं है। इससे पहले कई टेस्ट बाकी हैं। ममता उन्हीं मुकाबलों में बीजेपी को रोकना चाहती है, यानी 2024 से पहले 2022 की यूपी विधानसभा में ममता बीजेपी के जीत के चक्र को तोड़ना चाहती है। साथ ही दूसरे राज्यों में भी विपक्ष को सहारा देकर सियासी माहौल बनाना चाहती है। इस बीच त्रिपुरा में टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। टीएमसी को लगता है कि उनकी नेता विपक्ष की धुरी बनकर पीएम मोदी के सामने दीवार खड़ी कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो खेला बंगाल में हो गया, क्या वो देश में भी संभव है? क्या करीब 2.5 साल बाद भी विपक्ष एकजुट रह पाएगा, जिससे ममता 2024 में कह सकेंगी खेला होबे? মা বোনেরা খেলা হবে, এই ভাই বোনেরা তোমরা কি করছো? ছাত্র যৌবন খেলা হবে। दिल्ली से मौसमी सिंह और कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे पश्चिम बंगाल से। ये खबर है, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया पर अलविदा लिख दिया है राजनीति को। राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है।
बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर अलविदा लिखा है। आपको बता दें कि इसी विधानसभा चुनाव में टॉलीगंज से विधायकी के लिए भी चुनावी मैदान में वो उतरे थे और साथ ही वो मंत्री भी थे, लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया, लेकिन चुनाव वो हार गए थे। फिलहाल बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है और इसका जिक्र बाकायदा उनकी ओर से सोशल मीडिया पर किया गया है। यकीनन अपने आप में हैरान करने वाली ये खबर, क्योंकि जिस आसनसोल से वो लोकसभा के दोबारा सांसद चुने गए, उसके बाद बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनको आगे बढ़ाती गई। वो बॉलीवुड के सिंगर हैं, लेकिन अब उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया है कि राजनीति को वो अलविदा कह रहे हैं और बाकायदा इसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए किया है। बीजेपी मेरी पार्टी थी और है, ये भी कहा है बाबुल सुप्रियो ने, यानी कि कहीं और नहीं जा रहे बल्कि पूरी की पूरी राजनीति को ही वो छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलविदा लिखा है और ये कहा कि बीजेपी मेरी पार्टी थी और मेरी पार्टी है भी। 2014 में लोकसभा का पहला चुनाव उन्होंने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लड़ा था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें मंत्री भी बनाया। आपको बता दें 2019 का लोकसभा चुनाव भी वो जीत कर आए, लेकिन विधायकी के चुनाव में टॉलीगंज से वो चुनाव हार गए। हालांकि उसके बाद भी लगातार उनकी कोशिशें जारी थी, लेकिन अचानक से उनके इस राजनीतिक संन्यास के पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि चुनावों के दौरान उनके साथ मैंने कई कार्यक्रम किए थे, बुलेट रिपोर्टर के जरिए भी उन्होंने अपने आगे के एजेंडे को सामने रखा था और उस दौरान बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उनका कहना है कि सामाजिक कार्यों के लिए मैं राजनीति में आया था, सामाजिक कार्य तो मैं करता रहूंगा, लेकिन राजनीति को अब मैं अलविदा बोल रहा हूं। सूर्याग्नि रॉय मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सूर्याग्नि, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टॉलीगंज में, जहां से चुनावी किस्मत उन्होंने आजमाई थी, उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं जब बढ़ चढ़कर जीत के दावे उनकी ओर से किए गए थे, लेकिन टॉलीगंज चुनाव वो हार गए थे। फिलहाल राजनीति से संन्यास, अचानक से ऐसा फैसला बाबुल सुप्रियो की ओर से क्यों किया गया? देखिए, ऐसा ही हिंट दिया है फेसबुक पे एक पोस्ट लिखकर बाबुल सुप्रियो ने। अगर आप इस पोस्ट को देखें तो 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया है बाबुल सुप्रियो ने, अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला, तीनों में ही। और उसको स्टार्ट उन्होंने ऐसा किया है कि चुल्लम, चुल्लम का मतलब बांग्ला में जो होता है वो मैं जा रहा हूँ। उसके बाद अलविदा लिखते हैं वो। एक गाना भी उन्होंने वहां पे टैग किया है, जिसमें ये पोस्ट अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि वो राजनीति में बहुत कुछ करना चाहते थे। सोशल वर्क के हिसाब से राजनीति में उन्होंने ज्वाइन किया था और राजनीति जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा यहाँ से निकल कर आता है, उन्होंने लिखा है खुद के राजनीति करने के लिए सोशल वर्क करने के लिए राजनीति में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बाबुल सुप्रियो एक इंडिकेशन दे रहे, शायद वो अभी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। लेकिन एक चीज हमको जो देखना इम्पोर्टेंट है कि कुछ ही दिन पहले वो मंत्री हुआ करते थे, उनको हटाया गया उनके मंत्रित्व पद से। बंगाल चुनाव में बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने भी कैंपेनिंग की थी। माना जाता था कि वो बहुत हेवीवेट कैंडिडेट हैं और वो शायद बीजेपी के, अगर बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाती है तो शायद वो भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, ऐसा बीजेपी के मतलब बहुत सारे लोग मानते थे। बिल्कुल सूर्याग्नि, जल्दी से मैं दर्शकों को अपनी जानकारी दे देती हूँ। जो बातें उन्होंने लिखी हैं उसके जरिए देखिए, उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्य करना है तो बिना राजनीति के भी कर सकते हैं। फेसबुक पर जिन बातों का जिक्र सूर्याग्नि कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि चलो थोड़ा पहले खुद को संगठित करते हैं, फिर ... उसके आगे लगाया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में माननीय अमित शाह और माननीय नड्डा जी को राजनीति छोड़ने का संकल्प लिया है। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे कई मायनों में प्रेरित किया। मैं उनके प्यार को कभी नहीं भूलूंगा और इसीलिए मैं उन्हें फिर से वही चीज नहीं दिखा सकता। विशेष रूप से जब मैंने फैसला किया है कि मैं क्या करना चाहता हूं, इसीलिए फिर से वही कहीं जब मैं दोहराने जाता हूं शब्द वे सोचकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पहले बंगाली या फिर इंग्लिश में लिखा है और उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया है। जिस तरह की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, 2014 और 2019 के बीच बड़ा अंतर है, इसका भी जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं सूर्याग्नि अपने इस फेसबुक पोस्ट के जरिए बाबुल सुप्रियो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने कहा बाबुल सुप्रियो, अगर हम थोड़ा उनके बारे में बात करें तो बाबुल सुप्रियो एक बहुत हैवीवेट बीजेपी के नेता हैं, पूरे देश के तो है ही, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी अगर रन अप टू दी इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें
तो ऐसा माना जाता था कि शायद मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे बीजेपी की सरकार होती है तो शायद बाबुल सुप्रियो भी बन सकते हैं। और इसीलिए एक हाई प्रोफाइल सीट, टॉलीगंज की सीट पे बाबुल सुप्रियो ने ये चुनाव लड़ा था। वो एक सिटिंग मिनिस्टर थे, सिटिंग एमपी थे, जो 2014 से जब बीजेपी के पास सिर्फ 2 ही एमपी थे पश्चिम बंगाल से, एक दार्जिलिंग से एसएस अहलूवालिया और दूसरे बाबुल सुप्रियो आसनसोल से, तब से वो एमपी थे बीजेपी के। फिर 2019 में भी वो बीजेपी के आसनसोल से वो दोबारा वो जीते। मुनमुन सेन जैसे एक और बात का जिक्र यहाँ पर सोनिया जी वो कर रहे हैं, उनका ये लिखना है यहाँ पर, कई नए मंत्रियों को अभी तक सरकारी मकान नहीं मिला है, इसीलिए मैं 1 महीने में अपना घर छोड़ दूंगा, जितनी जल्दी हो सके, शायद उसके पहले नहीं, मैं अब इसे और नहीं लूंगा। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से क्या वो निराश थे, इस वजह से ये डिसीजन उनकी ओर से लिया गया, या इसके पीछे कारण क्या दिखाई दे रहा है सूर्याग्नि? देखिए, वो 2014 से मंत्री रहे हैं और उसके बाद से ये 2019 में भी उनको मंत्रित्व दिया गया था, एमओएस थे वो। लेकिन 2021 के बाद जब रीशफल हुआ, बहुत सारे सीनियर हैवीवेट पॉलिटिशियन, बहुत सारे सीनियर हैवीवेट मंत्रियों को रीशफल में उनको मंत्रित्व से हटाया गया था। उनमें से भी एक थे बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो हैवीवेट माना जाते थे बीजेपी के सर्कल्स में। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक टाइम पे ये माना जाता था कि अगर यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है बीजेपी की, तो शायद बाबुल सुप्रियो यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा भी माना जाता था। तो ऐसे हेवीवेट एक इंसान को, जो मंत्री थे, एमएलए एमपी थे 2 बार बीजेपी के, और वहां से वो चुनाव लड़े, चुनाव हारे, उनको मंत्रित्व पद से हटाया भी गया था। और उसके बाद ये एक इमोशनल सा पोस्ट उन्होंने पोस्ट किया है, उनका इमोशनल सा पोस्ट। और यहाँ पर हालांकि उन्होंने जिक्र किया है कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मेरी एक ही पार्टी है, बीजेपी वेस्ट बंगाल, दैट्स इट, मैं तो जा रहा हूँ। कुछ देर रुके रहे, कुछ मन रखा, कुछ टूटे हुए, कहीं काम से खुश हो गए, कहीं निराश, तुम मूल्यांकन नहीं करोगे। मेरे मन में उठते सभी सवालों के जवाब देने के बाद कह रहा हूं, मैं इसे अपने तरीके से कह रहा हूं, मैं जा रहा हूं। बाबुल सुप्रियो की ओर से ये तमाम बातें, लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट उनकी ओर से किया गया है, बंगाली में उसका हिंदी ट्रांसलेशन उनकी ओर से किया गया है, इंग्लिश में इस तरह से अपनी बात को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराते हुए इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप राज्यसभा के एमपी भी हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ है। सुधींद्र भदौरिया जी, बीएसपी के लीडर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लव कुमार सिंह, जेडीयू के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर मनोजीत मंडल, टीएमसी के सपोर्टर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, आपसे शुरुआत करते हुए, ये इतना बड़ा फैसला बाबुल सुप्रियो की ओर से क्यों लिया गया? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। मुझे इनके उसकी पूरी जानकारी जैसे अभी आपको मिली है, मुझे अभी आपके चैनल पे पता चला। ये बात हकीकत है कि कुछ दिन से वो इस बात के बारे में चिंता कर रहे थे कि क्या उनको पॉलिटिक्स में रहे या अपने जो प्रोफेशन, जो संगीत का प्रोफेशन है। पहले भी उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि संगीत के बारे में ज़्यादा उन्होंने कई बार चर्चा की अपने ट्वीट के बारे में। और जाहिर है एक संगीतकार हैं, संगीत गाना गाते हैं, उनमें उनकी रुचि है, उसमें उनकी एक अपनी शोहरत है, उनकी एक विजिबिलिटी है और लोग उनको जानते हैं उसके बारे में। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं खुद मुंबई का हूँ, मुझे मालूम है कि उनकी लोकप्रियता है वहां पर, इस संगीत की वजह से लोग जानते हैं। तो इसलिए आज अगर उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद उनको राजनीति में जो करना चाहते थे वो उन्होंने किया है, आगे भी उनकी करने की जो इच्छा है वो करते रहेंगे। लेकिन पूरे राजनीति में रहने के कारण उनको, मुझे अच्छी तरह से वाकफियत है कि कई ऐसे असाइनमेंट वो छोड़ देना पड़ता था, इसलिए कि वो मंत्री थे और उनके जो पहली रुचि, ये बातें तो उनको पहले से भी पता होंगी। कई बार हम सब ने देखा टॉलीगंज में जब वो विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उस समय मैंने देखा कि वो कितने जोश से भरे हुए हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग पॉलिटिक्स को लेकर वो लगातार डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अचानक से इस वजह से पॉलिटिक्स को अलविदा कह देना ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से जफर साहब आप बताना चाहते हैं। मनोजीत मंडल, एक आपको कॉमेंट, राजनीति से संन्यास का ऐलान। मैं आ रही हूँ जफर साहब, एक बार आपकी विरोधी पार्टी भी बोल ले, जरा बोलिए मनोजीत मंडल, क्या वजह दिखाई दे रही है? जाफर साहब जी बहुत कोशिश किया है उनको डिफेंड करने के लिए, लेकिन सबको अभी पता चल गया कि बाबुल जी अगर राजनीति वो छोड़ रहे तो क्यों छोड़ रहे हैं। उनको बिल्कुल एक जिस तरह से अनसेरेमोनियसली उनको मंत्री पद से हटाया गया,
मुझे लगता है सीधा सीधा ये कारण है। अदरवाइज जो एमपी थे, जो इंसिडेंटली ही वाज फाइटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर आई एम एट द मोमेंट, टॉलीगॉन से मैं हूँ, वहीं से वो फाइट कर रहे थे। जो मंत्री थे, जो 2 टाइम के एमपी थे, वो अगर विधानसभा में लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, राजी हो गए थे, इसका मतलब उनके वो राजनीति में रहना चाहते थे। और मुझे लगता है अभी भी वो रहना चाहते हैं, और ये इसका कारण है अभिमान, ये खूब स्वाभाविक है। आपको ये भी पता नहीं है ये बंगाल में क्या क्या हो रहा है। सौमित्र खान से कितने सारे लोग नाखुश है, काल चिट्ठी लिख के दिलीप घोष को। हाँ। लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है, हम इसमें बात नहीं करना चाहते। लेकिन बीजेपी को नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो चुने गिने लोगों से ये बहुत एरोगेंट से, मेरे से बहुत पर्सनल मामला था, टीवी पे कभी मेरे से बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि मैं एक समर्थक हूँ, और कुछ भी हो मुझे मानना ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ और चाहता हूँ कि वो पॉलिटिक्स में चुने गिने अच्छे लोगों से एक है। एरोगेंट थे, ये अलग मामला है, लेकिन अच्छे लोगों से एक है, उनको पॉलिटिक्स में रहना चाहिए। इसमें बहुत सारी और बातों का जिक्र जफर साहब किया गया है। जल्दी से 2-4 लाइनें और पढ़ते हुए फिर आपका कमेंट लेने के बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। उन्होंने लिखा है एक और बात, चुनाव से पहले राज्य नेतृत्व के साथ कुछ मुद्दे थे, ये हो सकता है, लेकिन उनमें से कुछ सार्वजनिक रूप से आ रहे थे। कहीं ना कहीं मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, फिर से कहीं और नेता भी जिम्मेदार हैं। हालांकि मैं नहीं जानना चाहता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन पार्टी की असहमति और वरिष्ठ नेताओं की असहमति से नुकसान हो रहा था। ये खुद की पार्टी में वो बता रहे हैं कि पार्टी की असहमति और वरिष्ठ नेताओं की असहमति से नुकसान हो रहा था। ग्राउंड जीरो में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले को किसी भी तरह की मदद नहीं कर रहा था। कोई रॉकेट साइंस ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। ये तो सीधे सीधे उनके लिखने से यही लग रहा है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, कुछ लोगों की चल रही थी, इनकी नहीं सुनी जा रही थी, इस वजह से उनकी ओर से फैसला लिया गया। जफर साहब देखिए चित्रा जी, ये कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा कि उनका चल रहा था नहीं चल रहा था। वो एक उन्होंने लिखा हमारे है वेस्ट बंगाल के सीनियर लीडर थे। नहीं वही कह रहा हूं कि वो एक सीनियर लीडर थे, उनको जितना मान सम्मान बीजेपी ने दिया है वो आपको ही पता है कि वो मंत्री थे, पहली बार इलेक्शन में जीत कर आया, मंत्री बने, बहुत मान सम्मान मिला, हर जगह उनको आगे रखा जाता था। लेकिन इलेक्शन के समय कभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वैसे उनके लिए पूरा मैदान रहता था। इलेक्शन से पहले सिर्फ बाबुल सुप्रियो जी ही ज्यादातर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, सारे पार्टी के प्रोग्राम में लीड करते थे। लेकिन इलेक्शन के समय हो सकता है जिनको उनमें लगा होगा, उसमें तो मैं भी इलेक्शन के समय वहां कैंपेन कर रहा था। इसका ये मतलब नहीं कि हम बाहर से गए हुए कैंपेन करने वाले लोग वहां के लोकल हो गए। वो इलेक्शन के समय सभी लोग जाते हैं, लेकिन वो जाहिर है वहां के अगर मौजूदा बीजेपी का एमपी, सर आप जो बात बता रहे हैं, देखिए ये इतना आसान, मुझे पता है जफर साहब आपके लिए ये मुश्किल भरी घड़ी है कि अगर 2024 इलेक्शन के पहले उनके पास ये भी ऑप्शन था, उनके पास ये भी ऑप्शन था कि 24 का वो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन 24 के ठीक चुनाव के 3 साल पहले अगर वो इस तरह का ऐलान कर रहे हैं और यहाँ पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की बात कर रहे हैं, रॉकेट साइंस नहीं था, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ ना कि बीजेपी बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसी वजह से एक आपका सांसद राजनीति से संन्यास ले रहा है। चित्रा जी एक छोटा सा जवाब देता हूं, आपके लंबे सवाल का एक छोटा सा जवाब देता हूं। देखिए, जब इंसान के पास कई हुनर हो, बाबुल सुप्रियो जी कई हुनर के मालिक थे, अगर उनको ये हुनर उनमें हो कि वो संगीत में भी अपना नाम रोशन कर सके, तो नेताजी लोगों के बीच में तो वो पलट के पूछ लेंगे कि आप किस हुनर का ध्यान रखेंगे ज्यादा, और मुझे छोड़कर तो नहीं चल देंगे बीच में। वहां की जनता को बीच में छोड़कर जाना तो ठीक नहीं है ना जफर इस्लाम साहब। नहीं, एक मिनट चित्रा जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब इंसान के पास कई हुनर हो, जैसे इनके पास एक हुनर गाने का भी है जिसको लोग प्रशंसा करते हैं, पॉपुलर है, वो उससे रोजी रोटी भी उनकी चलती है, पेशेवर सिंगर है, तो ऐसे में कभी कभी इस तरह, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जनता को बीच में छोड़ा। वजह क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप बातों को घुमा रहे हैं। एक एक कमेंट बाकी लोगों का भी वजह ये हो सकती है कि ठीक है, बस वजह ये हो सकती है कि निजी कभी कभी आदमी निजी फैसले लेता है और उसका वो जो उस वक्त उसको ज्यादा जो उसके जिसकी रुचि ज्यादा उसमें हो जाए, जिस वक्त लेकिन इसमें अपनी रुचि का कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मैं संगीत की तरफ वापस जाना चाहता था, मेरे पास समय नहीं था, इस वजह से। यहाँ पर तो सीधे सीधे अंदरूनी गुटबाजी नहीं, आप उससे पहले का ट्वीट देखिए,
उससे पहले का ट्वीट आपने देखा नहीं? पोस्ट है आपने नहीं देखा? जल्दी से मोनोजीत नहीं, उससे पहले, अरे आज सुबह का ट्वीट तो देखिए उनका, उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। जाफर साहब देखिए, इस तरह का जब कोई डिफेंसलेस हो जाते हैं तो लोग भावुक हो जाते हैं, अपनी भावना के पीछे मत छुपिए। वो गाना भी है, गाना गा के हम चले जाएंगे, कविता करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन असली बात जो रियलिटी है, पॉलिटिक्स में जो रियलिटी है, उनको ठीक से सम्मान नहीं मिल रहा है। 1 महीने बाद मंत्री तो जब रिशफल हुआ 1 महीने के बाद छोड़ दे रहा है, इसका मतलब लोग समझते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी के अंदर ठीक नहीं चल रहा है। जो सब कहते हैं कि चाणक्य है आज का देश की मॉडर्न चाणक्य है, वो सब क्या कर रहे हैं? बंगाल में देखिए, तीनों सांसदों को इलेक्शन लड़ने के लिए छोड़ दिया विधायक के। क्यों? आप मानते हो वन इलेक्शन वन नेशन, लेकिन सांसदों को विधायक के इलेक्शन में चुन देते हो। आपका स्ट्रेटेजी ही गलत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका जो अंदर है, अंदर का जो मामला है, आपका हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, अरे हमारे अंदर के मामले में चिंता मत करो भाई साहब। यहाँ पर मैंने देख लिया, आपने ट्वीट का जिक्र किया है, आपने ट्वीट का जिक्र किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर देख लिया। देखिए, उन्होंने 6 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट को रिट्वीट किया है, उसके बाद ओलंपिक के एक ट्वीट को रिट्वीट किया है, और उसके बाद आज का उनका कोई भी ट्वीट यहाँ पर बाकी जितने भी ट्वीट दिख रहे हैं मेरे सामने जो है सर, उसमें इस बात का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, आपने फेसबुक का जिक्र कर दिया। जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं अपनी बात बाकी मेहमानों तक पहुंचाऊं। बोलिए जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, उन्होंने जो फेसबुक पे लिखा, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके ज्यादा प्रशंसक जो है वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बल्कि उनके संगीत के लिए है, ऐसा उन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर कुछ कमियां रही हैं, जैसा वो अपने फेसबुक में लिख रहे हैं, मैं उसका अभी पढ़ा नहीं, आपके चैनल पे ही पता चला, तो जाहिर है हमारी सीनियर लीडरशिप तो उसकी जानकारी जब उसका संज्ञान लेगी हमारी सीनियर लीडरशिप, और अगर कुछ कमियां रही हैं तो उसको दूर करने का काम भी करेगी सीनियर लीडरशिप। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसे हो रहे हैं ये मनोजीत मंडल जी, काहे को इतना चिंता कर रहे हैं? मनोजीत जी, ये हमारे पार्टी की बात है। आप इलेक्शन के पहले ये हमारे पार्टी की बात है भाई। आपको ममता बनर्जी का सपना जो है ना, ममता बनर्जी का सपना लेके मत घूमो, ममता बनर्जी का सपना मत घूमो। जो बंगाल में जो बंगाल से जीत के यहाँ ममता बनर्जी दिल्ली आई है, दिल्ली आई है मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री, इसका सपना देखने के लिए मन करो। आप ऐसा सपना देखना, ममता बनर्जी की ये चाहती रह जाएगी, जिसकी कोशिश पे आप लगे हुए चाहती रह जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ। सबकी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है, और यहां पर सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया गया। हालांकि मैं लगातार देख रही हूं जफर साहब, जो बातें आपकी ओर से कही जा रही थी कि उनकी ओर से इशारा दिया गया, संगीत की बात कही गई, ऐसा कहीं भी उनके फेसबुक पोस्ट पर जिक्र नहीं है। यहां तक कि 7 जुलाई को जो उन्होंने लिखा था, जब उनको मंत्री पद से हटाया गया था, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं निश्चित रूप से अपने लिए दुखी हूं, यानी कि उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा मैं निश्चित रूप से अपने लिए दुखी हूं, लेकिन दूसरों के लिए बहुत खुश हूं, उन सभी को अधिक शुभकामनाएं। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई। तो कम से कम अब तमाम बातें एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई यही दर्शा रही है कि बीजेपी के भीतर अंदरूनी तौर पर गुटबाजी चल रही थी, इनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, इनको विधानसभा के लिए मैदान में उतारा गया, लेकिन टॉलीगंज से टीएमसी का मजबूत उम्मीदवार था, वो जीत गए या हार गए। उसके बाद इनकी जो मंत्री पद की कुर्सी थी वो भी चली गई, इनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया, इससे भी वो दुखी थी, और यही तमाम बातें रही जिसके कारण इन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। जफर साहब देखिए मैं अभी मैं वही सर्च करके, जब तक आप दूसरे किसी मेहमान से बात करेंगे तो मैं आपको फौरन वो दिखा दूंगा। जब उन्होंने कहा है संगीत के बारे में, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूं, वो उनकी ही बात कर रहा हूं, जो उन्होंने कहा है कि संगीत को में उनकी ज्यादा रुचि है, लोगों के फैंस उनके ज्यादा संगीत को पसंद करते हैं, ना कि पॉलिटिक्स में रहने को। ये उन्होंने खुद से कही, मैं अपनी बात नहीं दोहरा रहा हूँ, ये उन्होंने कही, और आज मैंने पढ़ा उसके बारे में, या तो पेपर में या तो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, और वो फेसबुक के बारे में जिक्र, तो मैं भी आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मेरे हाथ में है, और बाबुल सुप्रियो की ओर से देखिए आपसे कुछ देर पहले जो आज तक की खबर थी उसको उनकी ओर से शेयर किया गया अपने, ठीक है। और उसके पहले बाबुल सुप्रियो ने 4 घंटे पहले का, सर सुनिए, मेरे सामने तो खुला हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन जब बाहर अंदर बारिश हो रही थी और एक वीडियो उनकी ओर से प्ले किया गया है। इसके इशारे अपने आप में बहुत ज्यादा हैं। जफर साहब सुन लीजिए आप, अरे चित्रा जी आप सुन तो लीजिए, मैं
ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनकी रुचि कहाँ है नहीं है। उन्होंने पॉलिटिक्स से अगर इस्तीफा दिया है और पॉलिटिक्स को छोड़ना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा और मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन बात ये जरूरी है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही है तो उससे बेगाने शादी में अब्दुल्ला दिवाने की जरूरत नहीं। वो हमारी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, हमारे पार्टी में बेंच स्ट्रेंथ बहुत है। चलो ठीक है, बाकी मैं मानो से जल्दी जल्दी कमेंट ले लेती हूँ, वरना समय इजाजत नहीं देगा। ठीक है सर, मैं समझ गई। ममता बनर्जी के बारे में आप बात करें तो ममता बनर्जी के बारे में बता रहा हूँ। मैं आ रही हूँ सर, ममता बनर्जी पर आऊंगी जल्दी जल्दी। ठीक है, आप ममता बनर्जी पर अपनी बात की है। हर 2 महीने में दीदी आएंगी दिल्ली और बढ़ाएंगे आपकी मुश्किलें। 2024 के निशाने पर नजर में वही है। चित्रा जी, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, इतनी सारी पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी में कितनी भी कोशिश करे रीजनल पार्टी तो मैक्सिमम 30-32 सीटें आ सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकती है। ऐसे में क्या वो बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं उनके भी अपने दावेदार होते हैं और हर बार हमने देखा है एक बुलबुला की तरह बढ़ता है और जो गुब्बारा जो फट जाता है, इसलिए कि जब अलग से लोग आते हैं कि हम भी बनेंगे, हमारे पास भी सीटें हैं, तो वो नहीं आ पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगली बार जब 2024 में इलेक्शन होगा तो फिर से कीर्तिमान बनाएगी और उससे ज्यादा अधिकारी भी यही कर रहे हैं। मोनूजीत मंडल वो कह रहे हैं कि 2019 में हम सबने देखी थी विपक्षी एकता, मैं भी मंच पर मौजूद था और हाथ उठाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ 2019 के जब रिजल्ट सामने आए तो अभी ख्वाब कितने भी बड़े बड़े देख लिए जाए, लेकिन अभी जो आपके सामने मजबूत पार्टी है उसके लिए विपक्ष कैसे एकजुट हो पाएगा अगर आप लोगों का इतिहास इस तरह की गवाही देगा? देखिए, अभी 2019 में जो हुआ था वो इलेक्शन के 6-7 महीने पहले से हुआ। अभी आज से हम शुरू कर रहे हैं और 2022 एक सेमीफाइनल की तरह होगा, उसके बाद 2023 है और तब आके 2024। और इस बार मैं आपको ये कह रहा हूं, जो पहला बार हुआ था 2019 में मोदी वर्सेस हुम, ये नहीं होगा। ये एक बड़ा कंफ्यूजन था देश की जनता के लिए। इस बार मोदी वर्सेस कान होगा। हाँ। वो हम बिल्कुल तैयार कर देंगे। कौन? वो आप खुद देख पाएंगे। आप रोकिए, आप खुद देख पाएंगे। मेरी पर्सनल राय अगर आप लोगे तो व्हाट विल बी ए फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन मोदी वर्सेस ममता, ये मेरी अपनी निजी राय है। चलिए, और बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हुए तमाम आपके भी सहयोगी और विरोधी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, उनकी राय ले लेते हैं। जो लोगों को, जो मेन लोगों को चुनौती दे रहे हैं। आप थर्सडे का पोस्ट देख लीजिए उनका, आप उनका थर्सडे का पोस्ट देखिए। थर्सडे क्यों जाऊं? फेसबुक पे थर्सडे का पोस्ट देख लीजिए। इस्लाम साबित नहीं, आप बृहस्पतिवार को लेकर जा रहे हैं। थर्सडे में जो मैंने आपको जिक्र किया की बात कहनी चाहिए ना, हम इतनी दूर क्यों जाते हैं? मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे कि आप कह रहे थे थर्सडे में उन्होंने लिखा है इस बात को, मैं वो आपको जानकारी में दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आज जो लिखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का वो जिक्र कर रहे हैं आशुतोष वर्मा जी। ठीक है, बाकी मेहमानों का जल्दी जल्दी से, वो लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, ममता बनर्जी का नेतृत्व 2024 के लिए तैयार होगा क्या? मोदी वर्सेस ममता, टीएमसी ये कह रही है, स्वीकारेंगे आप लोग ममता दीदी का नेतृत्व? देखिए चित्रा जी 2019 के बाद इस देश में अब तक लगभग 14 राज्यों के चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी उसमें 9 चुनाव हार चुकी है। और 2019 के बाद 37% वोट के बाद लगभग 62% अपोजिशन के पास वोट है। अब चुनौती ये है कि ये 62% कैसे कंसोलिडेट हो, ये ममता जी के साथ भी कंसोलिडेट हो या किसी के साथ कंसोलिडेट हो। पहला मुद्दा यह है कंसोलिडेट हो और इस तरीके से हम लोग विपक्ष एक यूनिटी बना के 2024 में एक नई चुनौती दें। अगर नेतृत्व होगा दीदी का तो स्वीकारेंगे एक लाइन में? नहीं, कोई खराबी भी नहीं है। अभी मैं ये आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता, लेकिन कोई खराबी नहीं है, हम बिल्कुल कह सकते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के पास 2022 का एक सेमीफाइनल है, इसलिए आप कह रहे हैं कोई खराबी नहीं है। सुधींद्र भदौरिया जी, और समाजवादी पार्टी बहुत सेंट्रिक होकर 2022 का इलेक्शन लड़ने जा रही है। उसके बाद हम लोग तय करेंगे क्या होगा। दीदी का नेतृत्व स्वीकारेंगे आप लोग 2024 के लिए? हर 2 महीने में आ रही है दिल्ली, मुश्किलें पैदा करेंगी बीजेपी के लिए। क्या मेरी आवाज आ रही है सुधींद्र जी आप तक? चले ठीक है, उन तक। लव कुमार सिंह जी आप बताइए, दीदी का ये उत्साह क्या संकेत करता है आप लोगों की? और अब तो आप लोगों के लिए भी ऑफर है, जेडीयू को अब दूसरे तमाम दल ऑफर दे रहे हैं कि आप आइए हमारे में मिल जाइए, तो जेडीयू के तो दोनों हाथ में लड्डू दिखाई दे रहा है इस समय। लव कुमार जी, देखिए चित्रा जी, दिल को खुश करने को गालिब है,
इसमें इतने सारे लीडर हैं और इतने सारे महत्वाकांक्षी लीडर हैं कि कोई किसी का नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होगा। नहीं तो स्पष्ट रूप से बता दे कि इनके नेता कौन है तीसरे फ्रंट के। ये कांग्रेस के लोगों से भी मिल रही है। कांग्रेस के अभी युवराज हैं, वो खुद ही प्रधानमंत्री के वेटिंग एंड प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में है। और हमारे यहाँ जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी के अवसर पर बिना सोचे समझे उसे स्वीकार कर लेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी बहुत फूक कर कदम रखते हैं और मैं आपको चित्रा जी एक गारंटी के साथ बता देता हूँ कि जहाँ नीतीश कुमार जी रहेंगे केंद्र में सरकार उसी की बनेगी। 2014 में हमने देखा था सर, ज्यादा क्यों दूर जाएं। 2014 में आपको कितनी सीटें मिली थी? उनकी भी महत्वाकांक्षा थी पीएम बनने की, 2 सीटें। 2014 की बात में भी और आप कह रहे हैं कि जहाँ नीतीश देखा होगा। हाँ चित्रा जी, नीतीश कुमार का त्याग आपने देखा होगा। मुखिया का कुर्सी कोई नहीं छोड़ता और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद अपने मुख्यमंत्री पद जैसी कुर्सी को छोड़ दिया था। नीतीश कुमार जी पे कहीं कोई डिसीजन हो सकता है, कभी गलत हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी हमेशा सोच समझकर फैसला लेते हैं। और नीतीश कुमार जी और माननीय दीदी जी जिस तरह से हर 2 महीने में आएंगी, अरे अपनी महत्वाकांक्षा तो पता है, दीदी के नेतृत्व में सभी पार्टियां एकत्रित हो जाएगी क्या? ऐसे ही जब चुनाव आते हैं तो फ्रंट का सुगबुगाहट शुरू हो जाता है और जैसे ही चुनाव करीब आते हैं ये लोग बिखर जाते हैं और चुनाव में जो इन लोगों का परिणाम मिलता है वो आप भी देख रहे हैं। हाँ, ये बात आपकी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हुए बाकी सुधींद्र जी, आपका जल्दी से एक कमेंट। आप तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही थी, सुधींद्र जी तक आवाज नहीं जा रही है। संगीत रागी जी, ये जो दीदी की महत्वाकांक्षा है, यकीनन ये बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ाएगी ही ना। अब सत्ता पक्ष कुछ भी कहे, लेकिन बंगाल में जैसी मुश्किलें, जिस तरह की स्थिति, जो रिजल्ट निकलकर सामने आए, उससे उनका हौसला तो आसमान पर है। कांग्रेस आपने रखा है। अब ये 4 मिनट में आप पूरा डिबेट आप 6 लोगों में बांट रही हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ये डिस्प्रपोर्शनेट चीज है। मुझे लगता है कि इन चीजों को ध्यान में आपको रखना चाहिए। मैं कमेंट करने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है और मुझे लगता है सुधींद्र जी इसी कारण से छोड़ करके डिबेट चले गए। बहरहाल ममता जी का जहां तक सवाल है, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री दिल्ली आकर के राजनीति करने के लिए वो स्वतंत्र है। हर को 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए भी स्वतंत्र है। और 2 दिनों से 3 दिनों से इस बात का चर्चा चल रही थी कि प्रशांत किशोर जी ने एक फार्मूला बनाया है जिसके अंदर शायद विपक्ष गोलबंद हो सकता है। लेकिन हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कई राज्यों में कई क्षेत्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई होगी वो ये कि क्या उन क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में आपस में सामंजस्य होगा। ऐसा मैं एक उदाहरण के तौर पर बता सकता हूं कि यदि समाजवादी पार्टी और बीएसपी यदि उत्तर प्रदेश में एक साथ खड़ी होती हैं तो निश्चित रूप में किसी न किसी की राजनीतिक हैसियत खत्म हो जाएगी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने ही स्ट्रेंथ पर चुनाव लड़ना चाहती है। निष्कर्ष मेरा कहने का ये है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रही है, न कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रही है। और क्षेत्रीय पार्टियों में कोई एक पार्टी नहीं है, कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं। यदि हम अन्य राज्यों में चले जाएं, यदि हम महाराष्ट्र चले जाएं, कर्नाटक चले जाएं, दक्षिण में चले जाएं, कहीं भी है वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट के तौर पर उभर रहा है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये होगी सामंजस्य बिठाने की। एक अन्य बात ये है कि इतने सारे नेतृत्व हैं, क्या कांग्रेस पार्टी जो प्रधानमंत्री का पद है वो राहुल गांधी छोड़ करके या गांधी परिवार से इतर किसी को नेतृत्व देंगी? ऐसा होने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो अभी एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर खड़ी हो गई है, तो बेशक वो राष्ट्रीय पार्टी हो, लेकिन आने वाले दिनों में अपनी फिर वो जमीन जो है वो अब जो अभी भी वर्तमान है उसका, वह भी जमीन उसके हाथों से खिसक जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए कभी भी तैयार हो।
चलिए ठीक है, ये आपकी बात महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर संगीत जी थोड़ा सा, चूंकि जिस विषय पर आप लोगों को बुलाया गया था बातचीत करने के लिए, तुरंत एक बड़ी खबर आ जाती है, तो आपको भी पता है कि उस बड़ी खबर पर स्विच करते हुए उससे जुड़े हुए मेहमानों से ही सवाल जवाब करना पड़ता है। इस वजह से आप लोगों को इतना इंतजार करवाया। चलते चलते मोनूजीत मंडल एक क्लोजिंग कॉमेंट आप देना चाह रहे हैं, बताइए जल्दी से। देखिए, 4 स्टेट है, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी। 4 स्टेट में 200 से 200 से आसपास सीटें है पार्लियामेंट में, और ये जो अपोजिशन है ये हम टारगेट करेंगे करीब करीब 150 से आसपास सीट, और वही मामला ठीक हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस है ही है, कांग्रेस रहेगा, कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस के छोड़ के कोई अपोजिशन फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। ये आपने अपने दिमाग से है तो पूछा क्या लीजिए। दीदी का नेतृत्व कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है? वो तो बाद में देखा जाएगा, वो बाद में बिल्कुल देखा जाएगा। मेरा राय मैंने दे दिया कि अभी बहुत अरसे बाद एक महिला राजनीतिक देश में उभर के आई है, अपने बलबूते में जो पुरुषों को अपने ताकत से चुनौती दे सकती है, दे अब चुकी यही है। बड़ा सवाल है हम कि बात क्या कर रहे हैं। विपक्ष की गोलबंदी ममता बनर्जी अपने चेहरे के सहारे कर पाएंगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से बाजी मार ले जाएगी? क्या होगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है जफर इस्लाम साहब, लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है लोकसभा 2024 का इलेक्शन। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि उसके ठीक पहले 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों की होगी अग्नि परीक्षा। आगे क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर।